हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीसी चैप्टर 36 में। चैप्टर 36 क्या बात करते हैं? कुछ अपराधों के संज्ञान की परिसीमा के बारे में, यानी लिमिटेशन के बारे में। तो लिमिटेशन होती क्या है, ठीक है ना, कब प्रारंभ होती है, इसका विस्तार कहाँ तक है, और ये चालू रहने वाले अपराध की परिसीमा कब डिसाइड होती है, कब से स्टार्ट होती है इसकी लिमिटेशन, ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन होती क्या है। तो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी अपराध होता है तो उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए, यानी जब मामला न्यायालय में संस्थित किया जाता है तो मामले का क्या लिया जाता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेता है तो किसी भी अपराध का, तो उसको देखता है कि जो अपराध संस्थित किया जा रहा है, यानी कि जो केस संस्थित किया जा रहा है उसकी लिमिटेशन कितनी है, ठीक है। तो हर अपराध की कोई ना कोई लिमिटेशन एक डिसाइड होती है। तो उसी लिमिटेशन के अधीन क्या होता है, अपराध संस्थित किया जाता है, उसके बाद उसका प्रोसिक्यूशन चलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए कि अपराधों के परिसीमा के बारे में, ठीक है, संज्ञान की परिसीमा यानी कॉग्निजेंस के बारे में बताया गया, यानी कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, ठीक है ना, कब लिया जाएगा, ये बताता है आपका चैप्टर 36। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे बात करें चैप्टर 36 की, ठीक है। तो सीआरपीसी में ये चैप्टर 36 लास्ट का सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बाद एक चैप्टर और बचता है, चैप्टर 37, ठीक है। चैप्टर 37 जब पूरा 37 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक शॉर्ट नोट लेके आऊँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो चैप्टर 36 क्या बात करता है, कुछ अपराधों को संज्ञान करने के लिए परिसीमा। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि चैप्टर 36 में क्या बताया गया है, ठीक है, या फिर ऐसा पूछ रहे हैं कि अपराधों के संज्ञान करने के लिए परिसीमा कौन से चैप्टर में बताया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा। ये यूपीएपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, चैप्टर 36 में क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना। तो आपको हेडिंग भी याद रखनी है चैप्टर के नाम की, और साथ ही साथ आपको चैप्टर भी याद रखना है, चैप्टर 36 में है ये। तो लिमिटेशन तो आप समझ ही गए होंगे, लिमिटेशन लिमिटेशन का मतलब क्या होता है। तो लिमिटेशन की अगर परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ 467 इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, परिसीमा काल से किसी भी अपराध का संज्ञान करने के लिए 468 में निर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है। यानी कि किसी अपराध का जब संज्ञान लिया जाता है तो उसकी एक लिमिटेशन बताई गई है, ठीक है। तो लिमिटेशन की अवधि कौन सी है, ये 468 में बताया गया है, 468 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो आपका एक लिमिटेशन एक्ट भी बना हुआ है। लिमिटेशन एक्ट में आप जब जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे सेक्शन 2J, ठीक है। सेक्शन 2J में देखेंगे तो वहां पर क्या बताया गया है, लिमिटेशन की परिभाषा बताई गई। लिमिटेशन का मतलब होता क्या है, तो परिसीमा काल, ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वहां पे उसको परिभाषित किया गया है। तो आप इसको यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। और इधर अदरवाइज यहाँ पे बात करें तो 468 इसका मतलब क्या है, 468 में जो अवधि बताई गई है उसी को क्या बोला गया है यहाँ पर, परिसीमा काल। तो यहाँ पे परिसीमा काल की बात करें तो 468, ठीक है ना, 468 सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन, यानी कि जब किसी भी अपराध परिसीमा काल समाप्त हो जाता है, यानी कि यदि मान लीजिए जैसे चोरी है, अब चोरी की सज़ा कितनी है, चोरी की सज़ा है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष अगर यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना 3 वर्ष होगा, ठीक है ना। यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ष से अनधिक के लिए, यानी कि 3 वर्ष से अधिक है तब तो ठीक है, दूसरा परिसीमा लागू हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष से अनधिक यानी 3 वर्ष तक के लिए यहाँ पे बात करें तो यह लिमिटेशन कितनी होगी, 3 वर्ष होगी। तो यहाँ पे चोरी की बात करें तो चोरी में जैसे 3 वर्ष है तो 3 वर्ष यहाँ पे लिमिटेशन होगा। अगर इस 3 वर्ष बीत गया, जिस दिन चोरी की गई उसके 3 वर्ष के बाद अगर आप केस संस्थित करते हो तो वहाँ पर क्या है, उसका लिमिटेशन आ जाता है कि लिमिटेशन बार करता है, यानी कि संज्ञान ले मना करता है कि इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। तो इस संहिता के अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यानी कि अगर कहीं दूसरी जगह पे किसी भी प्रोविजन में ऐसा लिखा गया है उसके संज्ञान के बारे में तब तो ठीक है, लेकिन उसके सिवाय यदि कुछ और वहाँ पे और कहीं नहीं लिखा है तो क्या अप्लाई होगा, ये 468। तो कोई न्यायालय उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। यानी कि जब परिसीमा काल यानी कि लिमिटेशन आपकी समाप्त हो जाती है तब यहाँ कोई भी कोर्ट
यानी किसी भी न्यायालय के द्वारा उस अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अपराध का संज्ञान के बारे में कहाँ पर बताया गया है, आप देखेंगे सेक्शन 190। ठीक है, 190 क्या बात करता है, आपको कॉग्निजेंस के बारे में बात करता है कि कॉग्निजेंस कौन लेगा। अब दूसरा क्लॉज क्या कहता है, परिसीमा काल बताता है। भाई यहाँ पे तो बता दिया कि उसको समाप्ति के पश्चात क्या नहीं किया जाएगा, उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा इस अपराध का, लेकिन परिसीमा काल होगा क्या, तो यहाँ पे ये बताया गया है, इसका 3 पॉइंट बताया गया है। 3 में आपको एक और एड ऑन करवाऊंगा, ठीक है ना, इसके बाद आप यहाँ पे डी पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आगे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है कि 6 माह होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, यानी कि अपराध ऐसा है, यानी ऐसा अपराध किया गया है जिसकी पनिशमेंट कितनी है, केवल जुर्माना है। यानी कि वह जो अपराध किया गया है वो सिर्फ उसकी पनिशमेंट कितनी है, उसकी फाइन लगा सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए अदर कोई कारावास वगैरह कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे इसको परिसीमा कितनी होगी, लिमिटेशन कितनी होगी, 6 माह, यानी कि जिस दिन अपराध किया गया है उस तारीख से लेकर 6 महीने तक के अंदर उस केस को क्या करना होगा, संस्थित करना होगा कोर्ट के अंदर, यानी कि कॉग्निजेंस के लिए। अगर 6 महीने बीत गए हैं तब यहाँ पे आप उसका क्या नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। आप उपस्थित तो करोगे लेकिन वहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, पहली चीज। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अभी तो जुर्माने से हो गया, ये इनकी जुर्माने से दंड नहीं है, तो 6 महीने का क्या होगा लिमिटेशन, और 1 वर्ष का लिमिटेशन कहाँ पे होगा, यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए है, कारावास से दंडनीय है, यानी कि 1 वर्ष तक की जो यहाँ पे कारावास से दंडनीय अपराध है, तो उनकी कॉग्निजेंस लेने की जो लिमिटेशन बताई गई है वो कितना है, 1 वर्ष है। अगर 1 वर्ष से अधिक है जो अपराध किया गया है उसकी पनिशमेंट कितनी है, अगर उसकी पनिशमेंट देखा जाए तो 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक के लिए है, ठीक है, 3 वर्ष तक, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, तो यहाँ पे उसकी लिमिटेशन कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष उसकी लिमिटेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे भाई 3 वर्ष तक तो दे दिया, लेकिन यदि मान लीजिए जो अपराध किया गया है उस अपराध की पनिशमेंट है कि वो मान लीजिए 5 वर्ष है, ठीक है ना, 10 वर्ष है, या फिर मृत्यु है, आजीवन कारावास है, तो उसकी लिमिटेशन कितनी होगी। यहाँ पर तो बता दी 1 से 3 वर्ष तक के पनिशमेंट वाले अपराध जो हैं तो उसकी लिमिटेशन होगी 3 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष तक के हैं तो वहाँ पे 1 वर्ष लिमिटेशन, अगर जुर्माने से है तो यहाँ पे 6 महीने लिमिटेशन। लेकिन अब यहाँ पे एक आप एड ऑन कर लीजिए, यहाँ पे आगे डी नंबर करके आप लिख सकते हैं कि अगर 3 वर्ष से अधिक का मामला है, ठीक है, 3 वर्ष से अधिक के पनिशमेंट वाले अपराध किए गए हैं, जिसमें ऐसे अपराध जिसमें 3 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट दिया हुआ है, तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ये तो हो गया दूसरा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा, अब मान लीजिए कि जिसका ट्रायल चल रहा है, यानी जिस अपराध का ट्रायल चल रहा है उसमें कई अपराध जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए 302 भी जुड़ा है, 304 भी जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखा जाए तो और भी मान लीजिए 379 भी जुड़ गया, यानी चोरी के लिए भी जुड़ गया, और भी कई चार्ज अगर जुड़ गए हैं, तब यहाँ पे उसकी लिमिटेशन कितनी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 302 की बात करें तो उसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की पनिशमेंट है, ठीक है। 304 में अलग पनिशमेंट, 379 में अलग पनिशमेंट दी हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि जिस चार्ज में, यानी जो चार्ज लगे हैं उसमें से जिसमें कठोरतम दंड दिया गया है, सबसे अधिक दंड दिया गया है, उसके अनुसार यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि उसकी लिमिटेशन क्या होगी, ठीक है। तो अगर जिसमें मान लीजिए एक में 3 वर्ष 4 वर्ष की पनिशमेंट दी है, ठीक है ना, एक अपराध ऐसा किया गया है जिसमें 3 वर्ष है, एक अपराध ऐसा किया गया है जिसमें 6 वर्ष के है, तो वहाँ पे इस 6 वर्ष वाले के अनुसार यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा लिमिटेशन, यानी कि अब 6 वर्ष है तो वहाँ पर उसका लिमिटेशन कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप कभी भी इसका फाइट कर सकते हो। तो ये है आपका, तो एक साथ, यानी कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा काल उस अपराध के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा जो यथास्थित कठोरतर या कठोरतम दंड से दंडनीय है, यानी कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट जिसमें है उसके अनुसार यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका लिमिटेशन डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें 469 की, ठीक है। 469 में क्या कहता है, परिसीमा काल का प्रारंभ होना। अब यहाँ पे जो परिसीमा काल है यानी कि लिमिटेशन है वो स्टार्ट कब से होती है। भाई लिमिटेशन तो बता दिया गया कि इतने में यहाँ पे इतनी पनिशमेंट है तो इतनी लिमिटेशन होगी।
अब भाई इस लिमिटेशन स्टार्ट कब से होगी, इसको गिना कब से जाएगा कि हाँ इस तारीख से आपकी लिमिटेशन स्टार्ट हो गई, इतने तारीख तक रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है 469 में, ठीक है। तो किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा काल, तो ये सिर्फ अपराधी के बारे में बताता है, क्योंकि अपराध कौन करेगा, जो अपराध करेगा वो अपराधी तो कहलाएगा, ठीक है। तो अपराधी के संबंध में यहाँ पे परिसीमा काल की बात की जा रही है कि अपराध की तारीख से प्रारंभ होगा, यानी कि जिस दिन अपराध किया गया है उस दिन से यहाँ पे आपकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। पहला तो ये बता दिया गया। दूसरा ये बता दिया गया है कि अब मान लीजिए जो अपराध किया गया है, जहाँ अपराध किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को, यानी कि जो व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उस अपराध की या फिर किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है। अब यहाँ पे अपराध तो हुआ, ठीक है, लेकिन अब यह नहीं पता कि जो अपराध हुआ है वो व्यथित व्यक्ति को या इसकी जानकारी है भी या नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जानकारी उसको नहीं है या फिर किसी पुलिस अधिकारी को भी नहीं है उस अपराध की जानकारी, तब यहाँ पे उसका लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वही बताया गया कि वहाँ उस दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पुलिस अधिकारी को होती है जो इनमें से पहले ही हो, यानी कि जिस किसी को भी, चाहे पीड़ित को, ठीक है, या फिर पुलिस को, इन दोनों में से जिसे भी उस अपराध की पहली जानकारी मिलती है, प्रथम दिन जानकारी मिलती है, जिस दिन भी मिलती है उसी दिन से क्या हो जाएगा, लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर पुलिस को मिलती है तो ठीक है, पुलिस जिस दिन मिलती है उस दिन से लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर यदि पीड़ित व्यक्ति को मिलती है लिमिटेशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी पहले हो, चाहे पुलिस को पहले पता चले चाहे पीड़ित को पता चले, ठीक है ना, जिसको भी पहले पता चलेगा उसी तारीख से यहाँ पर लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात हो गई जो अपराधी जिनका पता है कि हाँ इस व्यक्ति ने अपराध किया है। अब मान लीजिए जो अपराध किया गया है, अब यह नहीं पता है कि किसने अपराध किया है। अब यही है जहाँ यह एग्जात नहीं है कि अपराध किसने किया है। भाई जब किसने किया है जो यही नहीं पता है तो वहाँ पे लिमिटेशन स्टार्ट कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को चलता है, इनमें से जो भी पहले हो। यानी कि जो व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति कहाँ पर बताया गया है, 2WA में बताया गया है। पीड़ित व्यक्ति की यहाँ पे परिभाषा बता दी गई है, ठीक है, CRPC में। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि पीड़ित व्यक्ति को या फिर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यानी कि जो IO होता है किसी अपराध का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, इन दोनों में से किसी को भी, यानी कि या तो व्यथित व्यक्ति को या फिर अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को, जिसे भी उस अपराधी का पता चलता है, जिस दिन पता चलता है उसी दिन से यहाँ पे लिमिटेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लिमिटेशन पीरियड आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद एक सेकंड क्लोज आया है। सेकंड क्लोज में क्या कहता है कि उक्त अवधि की संगणना करने उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की संगणना की जानी, यानी कि जिस दिन से लिमिटेशन स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि मान लीजिए ये 6 तारीख को यहाँ पे क्या हुआ, अपराध हुआ, और उसी दिन क्या होगी, जानकारी होगी किसको, पुलिस ऑफिसर को। जब पुलिस ऑफिसर को जानकारी होती है तो वहाँ से लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये 6 तारीख वाले दिन को छोड़ दिया जाएगा, 7 तारीख से गिना जाएगा लिमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उस दिन को छोड़ दिया जाएगा कंप्यूटर करने में, यानी कि उसकी गणना करने में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका परिसीमा काल का प्रारंभ होना। अब यहाँ पे आता है कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन। अपवर्जन इसका मतलब क्या होता है, अपवर्जन का मतलब होता है कि जो भी समय लगा हुआ है ना उस समय को एक्सक्लूड कर देना। अब यहाँ पे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। परिसीमा काल की संगणना करने में, यानी कंप्यूटिंग, इसको गणना यानी जोड़ने में, ठीक है, उस समय का अपवर्जन किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय में का मतलब क्या होता है कि जहां पहली बार आप सूट फाइल करते हो, ठीक है, जहां पे आप पहली बार उसमें ट्रायल के लिए क्या करते हो, केस लगाते हो, वो न्यायालय, या फिर अपील न्यायालय है, या फिर जहां पुनरीक्षण किया जा रहा है पुनरीक्षण न्यायालय है। तो अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक तत्परता से चला रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो अपराध किया गया है उसकी जो केस चलनी है वो कहाँ पर चलेगा, ठीक है। मान लीजिए ये नाम का कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे मामला चलना था,
लेकिन जो डी नाम का व्यक्ति है, अब इसको कन्फ्यूजन हो जाता है और ये कहाँ पे केस लगा देता है, बी नाम के कोर्ट में लगा देता है। जब बी नाम के कोर्ट में लगा देता है, केस चलता रहता है और बीच में क्या पता चलता है कोर्ट को कि ये इसकी जुरिस्डिक्शन हमारे पास नहीं है, इसमें आपको ये रिलीफ नहीं मिल सकती है। तब यहाँ पे क्या करेगा, जो डी नाम का व्यक्ति है इसको भेज दिया जाएगा कि जहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन है, यानी ए नाम के कोर्ट में भेजा जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे इस बी नाम के कोर्ट में 6 महीने केस चला। अब 6 महीने केस चला तो भाई इसका लिमिटेशन तो यहाँ पे कंप्यूट हो गया ना, तो यही 6 महीने क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। जिस दिन भी यहाँ पे भेजा, यानी कि यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे चलने योग्य नहीं है, तो उसी दिन से क्या हो जाएगा, वो 6 महीने क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको नहीं जोड़ा जाएगा उस 6 महीने को। ठीक है, तो अब नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अब यहाँ पे एक केस फाइल होता है। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे एक केस फाइल करता है 6 तारीख को। अब उसके बाद यहाँ पे एक बीच में पहुँचता है, तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसको लगता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ इस चलने योग्य मामला नहीं है, ये कहीं और चलना था मामला। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका मामला रुक गया। भाई जब रुक गया तो यहाँ पे उसकी जो लिमिटेशन थी वो यहाँ पे आ चुकी है। जब यहाँ पे लिमिटेशन आ गई है तो ये चीज़ जब उसको पता चल, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सद्भावपूर्वक होना चाहिए। ठीक है, सम्यक तत्परता से। तो यहाँ पे अगर पता चलता है कि जो 6 महीने हैं वो वेस्ट हो गए, ठीक है, जब वो वेस्ट नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 महीने आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे, उसको नहीं गिना जाएगा और वही 6 महीने आगे जुड़ जाएंगे आपके। ये बताता है आपका यहाँ पे। परंतु ऐसा अववर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित ना हो और इसे न्यायालय सद्भावपूर्वक ना किया गया हो। अब यहाँ पे वही चीज़ बताया कि सम्यक तत्परता तो होना चाहिए, साथ में गुड फेथ भी होना चाहिए। यदि गुड फेथ में आप चला रहे हो, ठीक है ना, दूसरे कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या है कि अगर मामला नहीं चल सकता है, दूसरी कोर्ट में जाओगे, तो वहाँ पे वो 6 महीने 3 महीने जितने भी चला है उस आपका मामला यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अब वर्जित कर दिया जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जहां किसी अपराध के बाबत अभियोजन को संचित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है, वहां परिसीमा काल की संगणना करने व्यादेश या आदेश के अब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, इसको कोर्ट ने मना कर दिया है, यानी कि एक व्यादेश यानी या फिर कोई आदेश जारी किया ए को कि आप क्या है 3 महीने तक या 4 महीने 5 महीने 6 महीने जितना भी टाइम बताए कोर्ट, ठीक है, इतने दिन तक आप क्या नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ऐसा आदेश करती है कोर्ट। तब यहाँ पे क्या होता है, जब ये आदेश रद्द होगा तो उस तारीख तक यानी जितने भी दिन हुए होंगे, यानी जब आदेश दिया गया और जब आदेश रद्द किया गया, तो उन दोनों के बीच जितना भी डिफरेंस था, यानी जितना भी दिन था, जितने भी महीने थे, वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पे उसको छोड़ दिया जाएगा और वही चीज़ आगे कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 3rd नंबर। अब 3rd नंबर क्या कहता है, जहां किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है या जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार या किसी अन्य अधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी किसी अपराध की बाबत अभियोजन संचित करने के लिए अपेक्षित है, वहां परिसीमा काल की संगणना करने में ऐसी सूचना की अवधि या यथास्थिति ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय वर्जित कर दिया जाएगा। अब क्या होता है, कभी कभी जब आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई केस फाइल करते हैं या फिर किसी पब्लिक जो सरकार की ओर आप क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं, उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होती है, वहाँ पे सूचना देनी होती है। तो जब आप सूचना देते हैं ना, आप मान लीजिए कि आपने 6 तारीख को सूचना दी, अब यहाँ पे 3 महीने लग गए, किसके लिए, 3 या 4 महीने, मान लीजिए 4 महीने लग गए उस सरकार को, यानी कि जो या फिर उस जो भी सरकार या फिर अन्य प्राधिकारी यानी जो लोक सेवक वगैरह हैं, उनको 4 महीने लग गए मंजूरी देने में कि आप केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 महीने वो लगा दिए हैं ना कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, लिमिटेशन भाई स्टार्ट तो हो ही चुका था। तो जब आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो चुका तो 4 महीने कंप्यूट होंगे, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 4 महीने आपकी गणना नहीं की जाएगी, 4 महीने छोड़ दिया जाएगा। और 4 महीने कहाँ से हो जाएंगे, जब ये मंजूरी दे देती है सरकार, उसी दिन से जब मंजूरी या अनुमति दी जाती है उसी दिन से 4 महीने और ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है, जो यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4th नंबर। 4th नंबर क्या कहता है, परिसीमा काल की संगणना करने में वह समय वर्जित किया जाएगा जिसके दौरान अपराधी
भारत से या भारत के से बाहर किसी राज्य क्षेत्र में जो केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन है अनुपस्थित रहा है, फरार होकर या अपने आप को छिपाकर गिरफ्तारी से बचता है। यानी कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, यानी अपराधी है जिसने अपराध किया है। अब ये क्या करता है, अपराध करके भाग जाता है, कहीं दूसरे देश में चला जाता है, ठीक है ना, अमेरिका, जापान, चाइना, कहीं भी चला जाता है। तो वहाँ पे जितने दिन भी वो बाहर रहा है, विदेश में रहा है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता था, वो उतना दिन क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए एक ही नाम के खिलाफ क्या हुआ, वारंट जारी हुआ गिरफ्तारी का, लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो जिस दिन भी ये पकड़ा जाएगा उस दिन से इसकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। बाकी अभी जितना दिन ये फरार रहा है या अपने आप को छिपा रहा है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वो टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। यदि परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जिस दिन न्यायालय बंद है, तो न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है। यानी कि जिस दिन भी कोर्ट, मान लीजिए 6 तारीख को आपका क्या होता है, संज्ञान लेने की जो टाइम है यानी लिमिटेशन है वो ख़त्म हो रहा है 6 तारीख को। और 6 तारीख को मान लीजिए कोर्ट बैठी हुई है और वहाँ पर क्या होता है कि आधे में कोर्ट उठ जाती है, ठीक है, आधे टाइम बैठती है, आधे टाइम में उठ जाती है, लेकिन पूरे टाइम नहीं बैठती है। तो जो आधे टाइम में नहीं बैठी है ना, तो आप प्रस्तुत तो कर सकते थे, लेकिन वो कोर्ट बंद हो गई, तो वहाँ पे क्या माना जाएगा, वो बंद माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरी तरह छुट्टी हो, यहाँ पे क्या है, इस धारा के अर्थांतर्गत बंद समझा जाएगा जिस दिन अपने सामान्य काम के घंटों में बंद रहता है। यानी कि नॉर्मली तो खुला रहना चाहिए, लेकिन कुछ कारण बस वहाँ पे क्या हो जाता है, वो बंद करना पड़ता है। यानी कि जैसे आप चले गए, कहीं भी चले गए, कुछ भी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद समझा जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि जिस दिन भी अगले दिन तारीख, जिस दिन भी कोर्ट खुलेगा उस दिन आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइल कर सकते हैं केस को, वहाँ पे लिमिटेशन आपकी ख़त्म होगी अगले दिन। अब यहाँ पे आता है आपका चालू रहने वाले अपराध। अब चालू रहने वाले अपराध क्या होते हैं, किसी चालू रहने वाले अपराध की तरह नया परिसीमा काल उस समय प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। अब यहाँ पर बात करें हम, तो चालू रहने का मतलब क्या होता है। चालू रहने का मतलब होता है आपका कि जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसको क्या किया गया, इसको किडनैप किया गया। जब इसको किडनैप किया गया यहाँ से, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से यहाँ पे क्या किया गया, इसको किडनैप किया गया, मध्य प्रदेश से ले जाया गया मान लीजिए छत्तीसगढ़, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ ले जाया गया तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ से तो लिमिटेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि किडनैप कहाँ से किया था, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से इसकी लिमिटेशन स्टार्ट हो गई। अब लेकिन यहाँ पे क्या करता है, उस कुछ दिन बाद यहाँ पे उठा के इसको छत्तीसगढ़ ले जाता है। तो जब छत्तीसगढ़ में रखा हुआ है उस व्यक्ति को किडनैप करके, तो यहाँ से फिर से एक लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब छत्तीसगढ़ में रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या करता है, कुछ दिन बाद इसको दूसरी जगह, दूसरे स्टेट में ले जाता है। तो जहाँ पर भी रखेगा, यानी कि जिस स्थान पर भी रखता जाएगा ना, तो वहाँ क्या होगा, एक नया परिसीमा काल प्रारंभ हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर उसको लेके जाएगा, उसको रखेगा किडनैप करके, तो वहाँ से क्या होगा, उसकी एक नई लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका चालू रहने वाले अपराध। अब आता है 473, कुछ दशाओं परिसीमा काल का विस्तारण। इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई भी न्यायालय किसी अपराध को संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात, यानी कि अब मान लीजिए यहाँ पे संज्ञान का मना तो किया गया है, यानी कि जब लिमिटेशन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद कोई न्यायालय इसका संज्ञान नहीं लेगा उस अपराध का। ये तो जनरल प्रिंसिपल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दिया गया है कि यदि मान लीजिए जिस व्यक्ति को केस फाइल करना है, ठीक है ना, अब वो लिमिटेशन के बाद आ रहा है, लिमिटेशन उसकी ख़त्म हो गई, अब तब आ रहा है, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर रीजन है, यानी कि उसके पास एक ऐसा कारण है किस वजह से वह नहीं यहाँ पे उस बाद को संचित, यानी कि उस केस को यहाँ पे संचित नहीं कर पाया था कि कौन से कारण के थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था, कोई कुछ हो गया था, ठीक है ना। अगर उसको प्रॉपर लगता है न्यायालय को, तब यहाँ पे क्या कर सकता है, उस विलम्ब को क्या कर सकता है, वहाँ पे क्षमा कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है, ठीक है ना, डीले को कंडोम कर सकता है यहाँ पे न्यायालय। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 में भी यही चीज़ बताई गई है, ठीक है ना, डीले कंडोम करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जब हमने पढ़ा था सेक्शन
सेक्शन 470 हमने जब पढ़ा था तो यहाँ पर आप देखें तो लिमिटेशन एक्ट की धारा 14 इसी से कनेक्टेड धारा है, यानी इसी प्रकार की बात वहाँ पर भी करता है। ठीक है, जो सेक्शन 470 में कहता है वही चीज़ यहाँ पे सेक्शन 14 में भी कहा गया है। अब न्यायालय बंद होने की बात आती है तो जो 471 में कहा गया है वही चीज़ आप देखेंगे सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है। ठीक है ना, 471 का लिमिटेशन एक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 4 से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करें चैप्टर 37 की बात करें तो यहाँ पे मिसलेनियस के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, मैं एक इसके चैप्टर 37 के बाद एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ फैक्ट्स ला रहा हूँ। ठीक है ना, CRPC के बारे में, और उसमें आपका कम से कम प्री में, ठीक है ना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे उसमें से। ठीक है ना, इतने इंपॉर्टेंट वहाँ पे फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। अब मिलते हैं अगले चैप्टर 37 में।